प्रणोध्वनि। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 39वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमारे 7 सूत्र हो गए हैं। हलोनंतराः संयोगः, यहीं तक हुआ है ना जी। कोई प्रश्न है पीछे का? किसी को पूछना है? कोई प्रश्न नहीं। चलिए आगे देखते हैं। फिर अगला सूत्र है मुख नासिका वचनोनुनासिकः। ये भी संज्ञा सूत्र है। ये संख्या कौन सी बनी संज्ञा सूत्रों की? सारी संज्ञाएं अष्टाध्यायी में जो भी आई हुई हैं, चौथी संख्या है। हाँ, तो सारी संज्ञा यदि हम देखें अष्टाध्यायी में तो लगभग 95 के आसपास हैं। तो मुख नासिका वचनः प्रथमैक वचनांतम, अनुनासिकः प्रथमैक वचनांतम। दोनों प्रथमा के हैं क्योंकि संज्ञा सूत्र है ये। मैंने कल बताया था कि संज्ञा सूत्र जब आते हैं तो उसमें संजी और संज्ञा दोनों में प्रथमा होती है। अब समास देखेंगे इसमें तो मुख नासिका वचनः में समास किया हुआ है। पहले मुख और नासिका इनका समास करेंगे, और जब और कह के बोलते हैं कहीं भी किसी का नाम बोला फिर और फिर और फिर और, तो ये द्वंद्व समास की ओर इशारा करता है। जैसे मुख और नासिका, क्योंकि और कहने से सबका महत्व बराबर होता है। यानी कि सूत्र में मुख को भी लिया गया है और नासिका को भी लिया गया। तो द्वंद्व समास करेंगे, और द्वंद्व समास में जो शब्द जिस लिंग में आ रहा है उसी लिंग में प्रथमा व्यक्ति का एक वचन बोलेंगे। जैसे मुख शब्द नपुंसक लिंग में आता है तो मुखम च, नासिका स्त्रीलिंग में आता है तो नासिका च, ये हो गया विग्रह। अब मुखम च नासिका च, विग्रह करने के बाद अलग अलग पद बोलने के बाद फिर इति शब्द लगा सकते हैं, अथवा दोनों को मिला करके, या 3 शब्द हैं या 4 हैं जितने भी हैं उनको मिला करके जो भी बनेगा उसको बोलेंगे। तो मुखम च नासिका च, अब 2 शब्द हैं ये, तो कौन सा वचन आना चाहिए? द्विवचन आना चाहिए। लेकिन द्वंद्व समास 2 प्रकार का होता है, इतर इतर योग द्वंद्व और दूसरा समाहार द्वंद्व। इसका भी निर्णय करना होता है कि हम कौन सा द्वंद्व करेंगे यहां। तो ये समाहार द्वंद्व है, क्योंकि शरीर के अवयव इनका जब द्वंद्व समास होता है तो द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानाम, ये दूसरे अध्याय में सूत्र आएगा। कौन से पाद में? चौथे पाद में। निकालो, क्योंकि ये भी एक प्रकरण है, और प्रकरण जो है सब जगह नोट करते रहो कहां कहां है कैसे। इसको एक वचन का प्रकरण बोलते हैं, और पहला ही सूत्र है द्विगुः एक वचनम, द्विगुरेक वचनम। हाँ, वो भी इसी में ही है, वो भी इसी में है। एक पाद में कई प्रकरण हो सकते हैं, लेकिन हमने जो सूत्र बोला था अभी द्वंद्वश प्राणी तूर्य सेनांगा नाम, ये एक वचन के प्रकरण में है।
तो द्विगुरेक वचनम। अर्थात प्राणी, इसी में देखो सूत्र मिल गया आगे, द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानाम, मिला नहीं? अर्थात द्वंद्व समास, द्वंद्वश्च तात्पर्य द्वंद्व समास। वो यदि प्राणी तूर्य सेना इनके अंगों का करेंगे तो प्राणी हैं हम लोग, ये हमारे अंग हैं मुख और नासिका, इनका समास कर रहे हैं। तो क्या करता है सूत्र? ये एक वचन, एक वचन करता है ये। और एक वचन करता है तो हमने सारे पदों को एक मान लिया। एक मान लिया तो इकट्ठा करके एक माने, गट्ठर बन गया ये। गठरी एक होती है कि नहीं? अंदर उसमें बहुत सारी चीजें रखी हैं, लेकिन एक गठरी बना दी उसकी। इसे क्या कहते हैं? समाहार, इकट्ठा करना, सब ओर से ला करके एक स्थान पर इकट्ठा कर देना, इसे कहते हैं समाहार। अब इसका नाम रख दिया हमने समाहार द्वंद्व। द्वंद्व तो है ही, समास द्वंद्व है ही, चार थे द्वंद्व से, लेकिन नाम समाहार कहां से आया वो बात हो रही थी। तो एक वचन करने के कारण से समाहार बोला, और सबका अपना अपना महत्व करते हैं अलग 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 अलग, तो उतने का फिर वचन आएगा वैसा। वहां सबका महत्व आ रहा है नहीं आ रहा है, प्रभाव पड़ गया वचन पे जाकर के जी। तो भारत इतर इतर ये भी भिन्न भिन्न, सबका अपना अपना महत्व है, कोई किसी से कम नहीं है, तो उसके अनुसार फिर वचन आएगा, उसे कहते हैं इतर इतर योग द्वंद्व। अब रही बात कि इसमें फिर लिंग कौन सा लाएंगे? समाहार तो कर दिया हमने, तो लिंग यदि हम कहें कि इसमें एक शब्द है नपुंसक लिंग का, मुख शब्द, और नासिका स्त्रीलिंग का है, तो द्वंद्व समास में अथवा तत्पुरुष समास में एक सामान्य नियम है कि पर वाले का लिंग रहता है। परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, ये समास के प्रकरण में देखो, दूसरे अध्याय में ही दूसरे पाद के अंत में देखो, दूसरे अध्याय के दो पाद हैं समास के, प्रथम और द्वितीय। तो उसमें द्वितीय पाद के अंत में जहां सारे समास समाप्त हो जाते हैं, चार थे द्वंद्व के बाद, नहीं ये तो उधर है, ये उसमें नहीं। हाँ, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, ये आगे नहीं मिलेगा आपको, तीसरे पाद में, चतुर्थ पाद में ही है। इसी प्रकरण में एकवत भाव के प्रकरण के थोड़ा आगे बढ़ जाओ, एकवत भाव प्रकरण में थोड़ा और आगे निकल जाओ, वहीं मिलेगा परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो। दो समास ले लिए इसने, कौन कौन से? इसमें किसके समान लिंग होता है? परवत, पर के समान लिंगम, परवत लिंगम, पर के समान लिंग। तो पर कौन सा है इसमें? मुख और नासिका में, तो स्त्रीलिंग आना चाहिए, लेकिन नहीं। दुग्रेक वचनम के प्रकरण में जिन जिन सूत्रों से जहां जहां भी एक वचन किया जाएगा, वह एक वचन नपुंसक लिंग में रहता है। देखो उसी प्रकरण में आगे सूत्र स नपुंसकम मिल गया, स नपुंसकम, जिसको भी एक वत भाव कर रहे हैं, एक वचन कर रहे हैं, वो नपुंसक लिंग में होता है। अब पर वाला कार्य होता है, 26वां सूत्र है, वो 17वां सूत्र है। हाँ ठीक है, वो सामान्य सूत्र है, वहां एकवत भाव का प्रकरण नहीं है। ये सूत्र एकवत भाव के प्रकरण में है, एक वचन के प्रकरण में है ये, कि एक वचन जहां जहां करेंगे वहां नपुंसकों का, वो यहां की बात हो रही है, स नपुंसकम। और जहां ये एकवत भाव नहीं होगा वहां फिर वो सूत्र लगेगा, परवल लिंगम तत्पुरुषयो, वहां वो लग जाएगा। ठीक है। अब जब मुख और नासिका का हमने एक वचन भी कर लिया, नपुंसक लिंग भी कर लिया, निकल गया ना ध्यान से? नपुंसक लिंग भी कर लिया हमने, एक वचन भी कर लिया। अब क्या बोलेंगे फिर? अब क्या बोलें?
क्यों? मुख नासिका है, कहाँ पे आ की मात्रा है कि नहीं है? ये कहाँ चली गई? तो नपुंसक लिंग जब किसी शब्द को हो जाता है और यदि वह दीर्घ है तो उसको ह्रस्व भी होगा। फिर ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, पहले अध्याय में, दूसरे पाद में निकालो, पहले कॉलम में सूत्र, पहला अध्याय दूसरा पाद पहला कॉलम, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य गो स्त्रियो रूप सर्जनस्य। तो ह्रस्व नपुंसके, नपुंसक लिंग में, प्रातिपदिकस्य ह्रस्व, प्रातिपदिक को ह्रस्व हो जाता है, हो गया ह्रस्व नासिका को। अब क्या बन गया शब्द? मुख नासिक। वो महाराष्ट्र वाला नासिक नहीं, मुख नासिक। अब इसमें हम सुप्रत्यय लाएंगे और नपुंसक लिंग में अकारांत शब्द के आगे जब सुप्रत्यय आता है तो अतोम, सोमो नपुंसकात के आगे अतोम अम हो जाता है, सु को भी और अम को भी। अब बना मुख नासिकम, अमी पूर्वा लगा करके मुख नासिकम। तो मुखम च नासिका च इति मुख नासिकम, इतना तो बना लिया हमने। अब इसमें जोड़ना है शब्द आवचन। ये आवचन है, आवचन वचन कहते हैं बोलना, उच्चारण करना। और आ ये कई अर्थों में आता है। एक कार्य का है, कौन बताएंगे? आंग उपसर्ग के अर्थ को बताने वाली कारिका। ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादाभि विधौ च यः एतमातम ङितम विद्याद वाक्य स्मरणयोः अंगित। ईषद अर्थे, थोड़े अर्थ में आ शब्द का प्रयोग होता है। क्रिया योगे, क्रिया के योग में भी होता है। मर्यादा, तक, वहां तक। और अभिविधि, वहां भी तक है लेकिन दो अर्थ हैं। जैसे हम कहें कि हरिद्वार तक वर्षा हुई, अब इसके दो अर्थ कौन कौन से हैं? हरिद्वार तक, हरिद्वार छूट गया, एक तो हरिद्वार छूट गया, जहां से हरिद्वार प्रारंभ हो रहा था सीमा उसकी, उससे पहले पहले तक। और एक हरिद्वार पूरा अंत तक, जहां तक फैला हुआ वहां तक ले लिया। तो जहां तक जब पूरा ले लेते हैं हम, उसे क्या कहते हैं? अभिविधि। और जब छोड़ देते हैं वो मर्यादा। तो इन अर्थों में भी आ का प्रयोग होता है। ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा भी विधौ च यः एतम आतम। इसमें जो आ आएगा ये ङित होता है, अर्थात आंग। और वाक्य और स्मरण, इनमें जब प्रयोग करते हैं तो केवल आ है, वो आंग नहीं है। तो ये आ और आंग दो प्रकार के हैं शब्द ये। अब यहां क्योंकि ईषद अर्थ में है तो ये आंग का आ है, इसलिए आवचन का अर्थ क्या हो गया? ईषद वचनम, आवचनम। थोड़ा बोलना, थोड़ा मुख से बोलेंगे, थोड़ा नासिका से बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक से अधिक बोल दिया और एक से कम, थोड़ा थोड़ा दोनों से बांट दिया। जो उच्चारण किया हमने उसको बांट दिया आधा आधा दोनों में। दोनों की भूमिका बराबर की है, मुख की भी और नासिका की भी। तो आवचन का अर्थ हो गया ईषद वचनम, थोड़ा थोड़ा बोलना। ये अलग बन गया शब्द। ये कोई समास नहीं है, आ और वचन को जोड़ा है। वे समास कह भी सकते हैं क्योंकि इसका नाम आ जो है ना, ये गति बोलते हैं इनके लिए। प्रादि में भी आते हैं ये, और गति नाम भी है इनका। और इनका समास करने वाला एक ही सूत्र है समास के प्रकरण में, कुगति प्रादयः। इनका भी समास होता है। अब समास के अंदर समास चल रहा है अभी। तो ये हो गया आवचन। अब मुख नासिक और आवचन, अब इन दोनों को जोड़ेंगे। देखो, मुख नासिक को अलग बना लिया गया, आवचन को अलग बना लिया। अब मुख नासिक और आवचन दो शब्द हैं हमारे पास में। अब इनमें समास कौन सा होगा? तो वो समास होगा बहुव्रीहि। मुख नासिकम आवचनम यस्य।
मुख नासिका थोड़े थोड़े वचन हैं जिसके। अब ये वचन का क्या अर्थ होगा यहाँ? वचन का अर्थ है उच्चारण का साधन। उच्यते अनेन इति वचनम, बोला जाता है जिसके द्वारा। एकदम बदल गया अर्थ, देख लो। अब एक अर्थ हो सकता है भाव में, बोलना, ठीक है। जैसे करण शब्द लिया हमने, तो करण का अर्थ करना, और दूसरा क्रियते अनेन करणम, करने का साधन, वो भी तो करण होता है। ऐसे ही वचन, बोलना है, मृदु वचन, क्या अर्थ हुआ? भाव में होगा ये, मीठा बोलना। एक ये वचन है उच्यते अनेन इति वचनम। अब हो गया बोलने का साधन। तो मुख और नासिका क्या है? ये बोलने के साधन। लेकिन कैसे? थोड़े थोड़े, थोड़े थोड़े, आवचनम। तो मुख नासिकम आवचनम यस्य। अब यस्य कौन है? ये जिसका, कोई वर्ण, कोई वर्ण जिसका उच्चारण किया जाना है, उस वर्ण का मुख और नासिका थोड़े थोड़े साधन हैं जिसके, जिस वर्ण के, उसकी संज्ञा करेगा ये। तो मुख नासिकम आवचनम यस्य है, स मुख नासिका वचन। बहुरी समास करते हैं तो तद शब्द का रूप लगाते हैं, अंत में बताया मैंने आपको। और तद शब्द का रूप पहले प्रथमा में लाते हैं, उसके बाद सूत्र में जो विभक्ति आ रही है वो लाएंगे। और सूत्र में प्रथमा ही आ रही हो, ये बात कल भी बताई थी मैंने, तो प्रथमा ही रहेगी, फिर दो बार नहीं बोलना पड़ेगा। मुखनासिकम आवचनम यस्य स मुखनासिका वचन। अब इसके बाद तद शब्द का और रूप नहीं लाना है कोई अब, क्योंकि सूत्र में यही तो शब्द है, मुखनासिका वचन। प्रथमा में काम हो गया पूरा। और अन्य कोई व्यक्ति होती तो फिर तद का हम दूसरा रूप ला करके फिर वो बोलते सूत्र वाला पद। ये शैली बहुरी समास में चलती रहेगी सदा। अब समास हमने यहां पर दो बोले, पहले द्वंद्व समास और फिर बहुरी ही। या तो हम दोनों को अलग बोले, लेकिन क्योंकि शब्द पूरा एक बन गया है अभी ये मुखनासिका वचन, तो इसलिए अब एक समास पहला वाला बोल करके उसके आगे गर्भ शब्द और लगा देते हैं, द्वंद्व गर्भ बहुरी ही। अब द्वंद्व गर्भ शब्द ये स्वयं बहुरी समास का हो गया। अब ये कैसे? द्वंद्वम गर्भे यस्य, द्वंद्व है गर्भ में जिसके, ऐसा बहुरी है। और ये स्वयं बहुरी ही है। बहुरी को कहने वाला शब्द भी बहुरी ही। तो द्वंद्व गर्भ बहुरी ही समास, समास का नाम है, संज्ञा है ये। संज्ञाओं के मतलब ऐसे नहीं निकालो, नहीं तो आप कहोगे इसकी जिसके बहुत धान होते हैं बहुरी होता है। बहु माने बहुत, व्रीहि माने धान वाला, यानी बहुरी में ही बहुरी समास है। बहुरी में भी बहुरी समास है। हाँ, तत्पुरुष में भी तत्पुरुष समास है। नहीं, द्वंद्व में द्वंद्व ऐसे नहीं है, वहां द्वित्व किया गया उसको। द्वंद्वम रहस्य मर्यादा वचन व्युत्क्रमण यज्ञ पात्र प्रयोगाभिव्यक्तिषु, ये निपातन है 8वें अध्याय में। सर्वस्य द्वे चलता है ना प्रकरण, सर्वस्य द्वे। तो मुख नासिका वचन ही हो गया समास पूरा। अब अर्थ करेंगे। तो अर्थ तो समास से खुल ही गया है, वैसे बहुत स्पष्ट हो चुका है। और वास्तव में समास से ही खुलता है अर्थ। समास का पता लग जाए, उसका विग्रह करना आ जाए तो अर्थ खुल जाता है शब्द का। तो मुख नासिकम आवचनम यस्य वर्णस्य, है ना। मुख नासिकम आवचनम, मुख और नासिका थोड़े थोड़े बोले जाने के साधन है जिसके, यस्य वर्णस्य स अनुनासिक संज्ञो भवति, वह अनुनासिक संज्ञा वाला होता है। या तस्य अनुनासिक संज्ञा भवति। और बहुरी करेंगे तो स अनुनासिक संज्ञकः या संज्ञा, क्योंकि कप प्रत्यय विकल्प से होता है बहुरी समास में। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जब करेंगे
तो कल बताया था मैंने कि ह्रस्व करेंगे फिर हम संज्ञा को, कपि ह्रस्व, और नहीं करेंगे तो कैसे हो गया फिर? बताओ, कौन बताएगा कैसे ह्रस्व हो गया? अनुनासिकः संज्ञा यस्य हो गया बहुरी नहीं, और संज्ञा को हमने ह्रस्व कर दिया, अनुनासिक संज्ञा। कैसे हो गया ह्रस्व? नहीं होगा, पहले बोल दिया, नेगेटिव पहले। अरे इसी से होगा। गोस्त्रियो रूप सर्जनस्य, गो शब्द और स्त्री प्रत्यांत जो शब्द होते हैं, संज्ञा स्त्री प्रत्यांत है ये, तो जो शब्द स्त्री प्रत्यांत होते हैं उनको ह्रस्व, लेकिन कब? उपसर्जनस्य, उपसर्जन होना चाहिए। अब ये और समस्या आ गई नई बीच में। अब इसको उपसर्जन बनाओ पहले। तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। सारे सूत्र ऐसे माला होती है ना, गुथे हुए हैं सब एक दूसरे में। तो समास करने वाले सूत्रों में प्रथमा निर्दिष्टम समासे, सप्तमी है ये, और यहां समास का अर्थ किया है व्याख्याकारों ने समास विधायक शास्त्र सूत्र। तो समास करने वाले सूत्र में जो प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट पद होता है, जैसे यहां समास किससे करेंगे हम? अनुनासिकः संज्ञा यस्य, किससे किया समास? एक ही सूत्र है बहुरी समास का मुख्य, तो अनेकम अन्य पदार्थे, अनेकम अन्य पदार्थे। तो इसमें प्रथमांत पद कौन सा है? अनेकम। अब अनेक जिसको कह रहा है, तो अनेक तो एक से अधिक कोई कहेगा, तो बहुरी समास में जो पद आ रहे होते हैं उन सबको अनेक शब्द ही बोल रहा है ये। तो मुख शब्द भी अनेक शब्द ने कह दिया, नहीं किसकी करे? हाँ नहीं, अनुनासिक संज्ञा, अनुनासिकः संज्ञा यस्य, अनुनासिक शब्द को भी अनेकम ने कहा, संज्ञा शब्द को भी अनेकम ने कहा, और अनेकम है प्रथमा। तो प्रथमा से निर्दिष्ट जो शब्द आ रहे हैं उनका नाम होता है उपसर्जन। तो मुख का अनुनासिक का भी नाम उपसर्जन हो गया, संज्ञा का भी नाम उपसर्जन हो गया। अब इनमें जो स्त्री प्रत्यय वाला है उसको ह्रस्व कर लो, गोस्त्री और उपसर्जन से संज्ञा को ह्रस्व हो गया। तो संज्ञ अनुनासिक संज्ञ ऐसे बन जाएगा। तो ये इसका अर्थ हो गया। और इसको स्पष्ट हिंदी में कर लें कि मुख से भी हमने बोला किसी वर्ण को, और साथ ही साथ नासिका से भी बोला, अर्थात ऐसा वर्ण कि मुख बंद कर लें तब भी नहीं बोल सकते, नासिका बंद कर लें तब भी नहीं बोल सकते। ऐसा यदि वह कोई वर्ण है तो उसका नाम रख दिया विशेष, क्या? अनुनासिक। और ये संज्ञा सार्थक है। संज्ञाएं कुछ निरर्थक होती हैं और कुछ सार्थक होती हैं। सार्थक संज्ञाओं को ही कहते हैं अनवर्थ संज्ञा, अर्थ के पीछे पीछे चलने वाली। तो अनुनासिक ऐसे भी तो कर सकते हो, किंचित मुखेन किंचित नासिकया। मैंने कह तो दिया ईशत, तो ईशत में आ तो गया ये किंचित, थोड़ा थोड़ा मुख से थोड़ा नासिका से। लेकिन आप पूरा मुख से पूरा नासिका से बोल के दिखाओ मुझे। तो ऐसा नहीं हो सकता, उसका नाम अनुनासिक नहीं होगा। तो मैंने कहा अनुनासिक ये जो संज्ञा है ये अनवर्थ है। अनु पीछे, अब पीछे क्यों कर दिया? दोनों का बराबर महत्व मुख और नासिका का, तो क्योंकि अनुनासिक का अर्थ हो रहा है कि नासिका से बाद में बोला गया। अनुनासिक यानी कि मुख पहले। तो वास्तव में है क्या कि जो वायु हमारी अंदर से निकलती है वो मुख में ही तो सबसे पहले आती है, एक प्रकार से देखा जाए तो। नासिका में तो प्रयत्न करेंगे थोड़ा सा हम जो कुछ ही बोलते हैं। और वैसे भी सारे वर्णों में आप देखोगे कि नासिका वाले वर्ण कम है,
गायाणा नामा, और बाकी कितने रह गए और, है ना? स्वर ठीक है, 2 प्रकार के हैं, सानुनासिक निरनुनासिक, बराबर हो गए। लेकिन व्यंजनों में तो ये जो नासिका से नहीं बोले जाते वो अधिक हैं, और फिर जो श्वास नलिका आ रही है अंदर से, वो सीध मिलाएं उसकी तो मुख से ही तो निकलेगी, और नासिका का क्षेत्र उसके ऊपर को जा रहा है, थोड़ा ऊपर से आ रहा है ना, तो ये अनुहित हो गया एक प्रकार से बाद में। इन उधर से भी निकालना है वायु को थोड़ा, हाँ, इसलिए नासिका जो है ये थोड़ा इसको कम महत्व दिया गया, तो अनु लगा दिया वहां, अनुनासिक, मुख मुख्य है इसमें। और सूत्रकार ने मुख पहले कहा है सूत्र में, नासिका को बाद में कहा है, मुख नासिका, ऐसा नहीं कहा नासिका मुख बचनो तो मुख और नासिका दोनों से बोले जाने वाले। अब वो कौन कौन से वर्ण हैं, तो अभी मैंने बताया था ङ नामा, एक तो ये हो गए, और दूसरे जितने भी अच हैं वो सभी दोनों प्रकार के होते हैं, सानुनासिक भी और निरनुनासिक भी। तो ये अनुनासिक संज्ञा करने का महत्व क्या हुआ, तात्पर्य क्या हुआ, क्या प्रयोग, कहाँ प्रयोग होगा इसका, वो हम सिद्धि में उदाहरण में देखेंगे। तो सिद्धि इसकी वैसे नहीं है कि इस धातु से ये प्रत्यय और ये गुण और ये वृद्धि, यहाँ कोई झंझट नहीं है, ऐसा बहुत सरल सा कार्य है। और ये वैदिक वाक्य है, इसमें दिया है पहले एक, जैसे अभ्र आ अपह, ये किसी मंत्र का अंश है, ऋग्वेद का मंत्र है, उसमें आता है अभ्र आ अपह। अब सिद्धि क्या है यहां देखेंगे तो, कि आ जो है ये पहले था आ, क्या था पहले आ, यानी कि आंग होता है ना, आंग उपसर्ग में भी आता है, गति संज्ञा भी होती है इसकी। ये जो ङित आंग है, आंग, तो ङकार तो अनुबंध है, रह गया आ, अभ्र आ अपह। अब इतना मंत्र बनाइए। अब इसमें जो ये आ शब्द आ रहा है, क्योंकि ये वेद में आ रहा है, छंद में आ रहा है, तो इसका सूत्र है कि छंद में जब आ आता है तो इसको अनुनासिक हो जाता है बहुल करके। होता भी है, नहीं भी होता है, दोनों प्रकार के प्रयोग होते हैं। आ प्रा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस तस्थुतश्च। यहाँ है आ, नहीं है, यहाँ तो नहीं है आ, तो कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो यहां जो आ है इसको अनुनासिक करना है, आदेश। सूत्र निकालिए, 8वें अध्याय में आएगा, वो 6ठे अध्याय में आएगा, आंगो अनुनासिक छंदसी। 6ठे अध्याय के पहले ही पाद में 122 मिल गया। आंगो नासिक छंदसी बहुलम, ये संधि प्रकरण के बाद में है ये। तो छंदसी वेद में, जहां भी छंदसी शब्द आएगा वेद में। आंग षष्ठी का एक वचन, आंग के स्थान में अनुनासिक, अनुनासिक हो जाता है, बहुलम बहुल करके। जैसे हम विकल्प बोलते हैं ना, विकल्प, ऐसे ही बहुल शब्द भी आता है, लेकिन बहुल अधिक व्यापक शब्द है ये, क्योंकि अर्थ ही इसका ये है बहून अर्थान लाती इति बहुलम, जो बहुत अर्थों को ले आए उसे कहते हैं बहुल। तो बहुल करके आंग के स्थान में अनुनासिक हो जाएगा। अब अनुनासिक किसे कहते हैं, ये प्रश्न यहां उठेगा। जैसे हम वृद्धि करते हैं तो वृद्धि किसे कहते हैं, ये प्रश्न उठता है। गुण करते हैं तो गुण किसे कहते हैं, ये प्रश्न उठता है। तो कौन देता है सूत्र उत्तर, कौन सा, संज्ञा सूत्र उत्तर देता है उसका, वो बताएगा कि अनुनासिक किसे कहते हैं। तो यहां आ गए, इसने बताया कि यदि आपको आ के स्थान पर अनुनासिक करना है तो आप ऐसा वर्ण लाइए जो मुख और नासिका दोनों से बोला जाए। ठीक है, तो कौन सा लाएंगे अब, बहुत हैं ऐसे तो जो मुख और नासिका से बोले जा रहे हैं। कैसे निर्णय होगा,
स्थानांतरतमा बैठा हुआ है, कोई समस्या नहीं आएगी। तो कंठ स्थान वाला ले आओ, आ कंठ स्थान वाला है, और 2 मात्रा स्थान पर करें 2 मात्रा वाला ले आओ, वो भी तैयार है। तो आ की जगह आ गया। अब इसको यूं नहीं कहना है कि ये जो आ लिखा हुआ है उसके ऊपर हमने अनुनासिक का चिन्ह लगा दिया, ऐसे नहीं, पूरा ही बदलना है। ये आ अलग है और वो आ अलग है, दोनों अलग अलग हैं। ये एक निरनुनासिक है, एक सानुनासिक है। तो निरनुनासिक को हटाओ, सानुनासिक लाओ, यानी पूरा ही आ गया। ये केवल चंद्र बिंदु नहीं आया है, पूरा आ होगी सिद्धि पूरी इसकी। बस यही सिद्धि है इसकी। एक सूत्र से काम चल गया। आंगो अनुनासिक छंदसी बहुलम, इससे हो गया अनुनासिक आदेश। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है चन आ इंद्र, यहां भी वही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहां भी आ को आ हो गया। और ऐसे ही हम जब सुप्रत्यय लाते हैं किसी के आगे और वहां सूत्र लगाते हैं उपदेशे जनुनासिक इत, तो क्या कहता है सूत्र? ये उपदेश में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। वहां भी प्रश्न आएगा किसे कहते हैं अनुनासिक, इसने बता दिया। अब हम ढूंढेंगे उपदेश में कि कहां कहां ऐसा वर्ण है जो अच भी हो और मुख और नासिका से बोला जाने वाला हो। तो सु में उ जो है ये ऊ है वास्तव में, ये इसकी संज्ञा हो जाएगी। तो इस तरह से अनुनासिक का प्रयोग होता है। ये शब्द ऐसे कैसे मिलते हैं वेद में? पठम, एधम, वेद में नहीं, ये उपदेश की बात हो रही है। पाणिनि के ग्रंथों की बात हो रही है। पाणिनि को इनकी इत संज्ञा करनी है तो उन्होंने अनुनासिक पढ़ा है इनको, वेद में नहीं। जैसे वेद का हाँ, ऊपर वेद का उदाहरण दिया, वो वेद का अलग हो गया। तो वहां भी सूत्र की बड़ी आवश्यकता हमें। आंगो नुनासिक छंदसी बहुलम, सूत्र लगाते समय भी इसकी आवश्यकता पड़ी। किसे कहते हैं अनुनासिक? उपदेशे जनुनासिक लगाने पर भी इसकी आवश्यकता पड़ी। किसे कहते हैं अनुनासिक? आपने दोनों को जोड़ क्यों दिया? वो वेद का उदाहरण हो गया, ये लोक में इधर आ गए। अब हम पाणिनि के ग्रंथों में, तो पाणिनि के ग्रंथों में अनुनासिक किसे कहते हैं? तो व्याख्या तो परिभाषा तो एक ही बनेगी, ये संज्ञा। तो वहां भी ऐसा वर्ण लेंगे हम जो मुख और नासिका से बोला जाने वाला हो। तो सु में ऊ है, पठ धातु है, पठ में ठ में अ है, ये सब अनुनासिक हैं। ऐसी एध वृद्धौ ध में अ है, ये भी अनुनासिक है अ करके। तो जहां जहां भी अनुनासिक होंगे उनकी संज्ञा हो जाएगी। गाध्री धातु है, गाध्री विलोडने धातु पाठ में, तो वहां री कैसी है? ये री, वो भी अनुनासिक है। ऐसे ही ये मिदा स्नेहने दिवादिगण में, तो ये मिदा दा में आ है, ये भी अनुनासिक है। तो ये मिदा, तो जहां जहां भी ऐसे अनुनासिक होंगे उनकी इत संज्ञा करेगा ये। और अनुनासिक किसे कहते हैं ये सूत्र बताएगा। तो इसका इतना ही कार्य है बस कि मुख और नासिका से बोले जाने वाले को अनुनासिक कहते हैं। चलिए अगला सूत्र लेते हैं। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम प्रथमैक वचनांतम, सवर्णम प्रथमैक वचनांतम। ये भी आगे बोलो, ये भी संज्ञा सूत्र है। प्रथम पाद में संज्ञाओं की भरमार है। संज्ञा और परिभाषा इनसे भरा हुआ है प्रथम पाद। और संज्ञा परिभाषा ये ऐसे होते हैं कि सारे शास्त्र को प्रकाशित करते हैं। वो तो सूत्रों का कितने प्रकार के होते हैं वो बता रहा है। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। उसमें एक ही सूत्र कई प्रकार का भी हो सकता है, एक प्रकार का भी हो सकता है। जैसे प्रत्यय, तीसरे अध्याय का पहला सूत्र कितने प्रकार का है? ये संज्ञा और
अधिकार सूत्र भी है, परिभाषा नहीं है। कुछ ऐसे मिलेंगे संज्ञा सूत्र भी हैं और विधि सूत्र भी हैं, वैसे बहुत से मिल जाएंगे अलग अलग प्रकार के। तो तुल्यास्य प्रयत्नम, अब यहां भी समास हो रहा है, सवर्णम में कोई समास नहीं है। अब तुल्यास्य प्रयत्नम का समास समझना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, सारी वर्णोच्चारण शिक्षा इसी सूत्र से निकली है, इसी सूत्र पर टिकी हुई है। अर्थात इस सूत्र को पूरा समझने के लिए पूरी वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़नी पड़ेगी, तब ये समझ में आता है सूत्र ये। इसलिए वर्णोच्चारण शिक्षा को पहले ही पढ़ा देते हैं। अब जिसने पढ़ ली उसे कोई कठिनाई नहीं है, उसको ये सूत्र बहुत शीघ्रता से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां शब्द कितने हैं इसमें जिसका हम समास कर रहे हैं, पहले उनको अलग अलग कर दो। तुल्य, हास्य और प्रयत्न। सबसे पहले इसमें आस्य को पकड़ो, यही है मुख्य शब्द। आस्य किसे कहते हैं? मुख के लिए। और मुख में होने वाला हमें ये अर्थ लेना है, हमें यहां मुख अर्थ नहीं लेना है। आस्य का अर्थ यहां पर मुख नहीं है, मुख में होने वाला। लेकिन आस्य का तो अर्थ मुख है, तो होने वाला अर्थ कैसे हो जाएगा इसका? कहाँ है इसमें मतुब? देखो सूत्र में। वाले में तो आपने कहा था मतुब नहीं होता है, लेकिन सूत्र में देखो ना, जो सूत्र में आस्य शब्द आ रहा है इसी का अर्थ है होने, मुख में होने वाला। अब ये अर्थ निकालना है, लेकिन हास्य का तो अर्थ मुख केवल। ये होने वाला अर्थ कैसे निकले, प्रश्न ये है। आपने कहा मतलब तो है ही नहीं यहां, वो तो बात ही गलत हो गई। तो कौन सा प्रत्यय आएगा? यह प्रत्यय किस सूत्र से? दिगादिगण में कहा आएगा ये? निकालो सूत्र, दिगादिभ्योत निकालो पहले। अच्छा, हमें लेना है होने वाला, तो कौन सा अधिकार चल रहा है किसका? भव अर्थ में लेना है। तत्र भव अर्थात शेषे अर्थ में। ये भव अर्थ शेषे में आ गया पूरा। शैषिक प्रत्यय बोलते हैं इनको। तो भव अर्थ में लेने के लिए हमें वहीं जाना होगा जहां ये भव अर्थ के सूत्र आए हुए हैं, भवार्थ में प्रत्यय करने वाले हैं, शेषे के अधिकार में। तो वहां तत्र भवः सूत्र के आगे, तत्र भवः सूत्र के आगे तत्र भव बन गया नहीं? चौथे अध्याय के तीसरे पाद में चौथे कॉलम में 53 संख्या पर 37 पृष्ठ पर, और उसी के आगे है दिगादिभ्यो यत्। तो तत्र भवः कौन सा प्रत्यय करता है? अण प्रत्यय। और ये कर रहा है दिगादिभ्यो यत्, यत् प्रत्यय। तो ये अण का अपवाद हो गया, ये अण का अपवाद हो गया। अब दिगादिभ्यो यत् ने कहा कि भव अर्थ में दिक् आदि शब्दों से यत् प्रत्यय होता है। अब आदि कह दिया है तो और भी शब्द हैं इसमें। वो कितने शब्द हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? गणपाठ में, काशिका में दिया हुआ है पूरा गणपाठ। काशिका में हर सूत्र पर जहां जहां भी आदि शब्द आया है, जो गण के रूप में पढ़ा है पाणिनि ने, उसको काशिकाकार ने वहां पूरा खोल दिया है। इतने शब्द हैं इसमें, ऐसे करके। तो पूरा गणपाठ काशिका में आ चुका है, वहां भी देख सकते हैं। और अलग से भी गणपाठ पुस्तक है, उसका संग्रह अलग से भी है जो पाणिनि ने किया है। उसी गणपाठ को काशिकाकार ने उसमें उतार दिया है अपनी व्याख्या में। तो दिगादि में पहला शब्द क्या है? दिक् तो कोई शब्द ही नहीं है। दिक् तो जो है उसका रूप बनेगा तब बनेगा, या समास होगा, कोई अन्य कार्य होगा। मूल शब्द है दिश। तो दिश शब्द से होने वाला अर्थ में यत् प्रत्यय हो जाएगा। दिशि भवम दिश्यम।
दृश्य बन जाएगा इससे, दृश्य। और दृश्य का अर्थ क्या हो गया? दिशा में होने वाला। ऐसे ही अन्य शब्द हैं, लेकिन यहां तो ये सूत्र नहीं लग पाएगा। अब इसका अगला बोलो सूत्र, शरीरावयवाच्य। शरीर के अवयव। हमारा शब्द कौन सा था जिसको हम बना रहे थे? हास्य। हास्य यानी मुख, ये शरीर का अवयव है नहीं है? तो शरीर के अवयववाची शब्दों से भी भव अर्थ में यत् प्रत्यय होता है। तो आस्य भवम ये विग्रह हो गया, लेकिन बना जाकर के हास्यम। ये बड़ी समस्या है कि यत् प्रत्यय भी कर लिया, शब्द फिर भी वही बना। ये कौन सा चमत्कार हो गया? प्रत्यय का तो यहां नामो निशान नहीं दिख रहा है। अरे जैसे हास्य पहले था हमारे पास में, अब भी ऐसे ही है। बनाओ ना नवीन, थोड़ा मेरी सहायता किया करो। तो क्या करेंगे अब? हास्य, अब इसी की सिद्धि करने लगे क्या? हास्य और यत, यत का या, हास्य या, क्या होगा आगे बोलो? हैं? ये ले आया करो दूसरा, कल का है ये, कितना पी गए? तो हास्य और य क्या करते हैं? चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्यय जब भी आते हैं तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा, तो उन प्रत्ययों में यदि कोई यकार आदि प्रत्यय हो या अजादि प्रत्यय हो, उनके परे रहते जो पूर्व शब्द होता है उसकी भ संज्ञा होती है। ये मत भूला करो। यचि भम छोटा सा सूत्र है, लेकिन बहुत लगने वाला है। यकार आदि और अजादि कौन से? स्वादि। और स्वादि में सारे प्रत्यय आगे चौथे पांचवें अध्याय के, क्योंकि पहला ही प्रत्यय है सु, और सु के आगे जोड़ दिया आदि, तो कौन सा बचेगा? स्वादि। तो स्वादि में यत आ गया कि नहीं? तो यकार आदि अजादि स्वादि। स्वादि कैसे हो? या तो यकार आदि हो अथवा अजादि हो। इनके परे रहते जो शब्द है पहले उससे, प्रत्यय से पहले, उसका नाम क्या हो जाएगा? भव नहीं, भ। छोटा सा नाम है ये। हाँ, नाम हो गया तो नाम का संज्ञा ही अर्थ होता है। भ नाम हो गया, ये चिभम सूत्र हो गया। तो आस्य का नाम क्या हो गया? भ। क्यों? क्योंकि आगे कैसा प्रत्यय है? यकार आदि। अजादि नहीं है, यकार आदि। दोनों में से कैसा भी हो, अजादि हो अथवा यकार आदि हो। तो आस्य की भ संज्ञा हो गई। अब भ संज्ञा होने के बाद फिर कौन सा काम करते हैं? पहला ये देखते हैं कि कहीं जिस शब्द की भ संज्ञा हुई है उसमें अंतिम वर्ण ई या अ तो नहीं है, एकार या अकार, ये तो नहीं है। ये देखेंगे पहले, तो है या नहीं है यहां पर? तो है, तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा यस्येति च। यस्येति च भ संज्ञा के अधिकार में, भस्य चौथे अध्याय, छठे अध्याय के चौथे पाद में भस्य का अधिकार चलता है वहां। तो यस्य इति च, यस्य इकार और अकार, ई और अ मिला के बना है य का षष्ठी यस्य। यहां यस्य का अर्थ वो नहीं है जिसका, यत शब्द का रूप नहीं है ये। ई और अ मिला के जो यह बना है उसका रूप है। तो भ संज्ञक शब्द के इकार का और आकार का लोप हो जाता है। कब होता है? तद्धित परे रहते, पीछे से आ रहा है तद्धिते, और ईति और ईकार परे रहते। ईकार इसी सूत्र में है, ईति च। तो दो अवस्थाओं में लोप करेगा ये, या तो तद्धित परे हो अथवा ई तपर है, ईति दीर्घ ईकार। तो ईकार का तात्पर्य ङीप ङीश ङीन, अथवा
बस यही लेंगे इति। अच्छा, इति में जो बड़ी की मात्रा है वहाँ दीर्घ के सुनी लिखी होगी। हाँ, तो क्यों कहा इनको? इति कहने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तद्धित का अंतर्गत नहीं आता है वो। तद्धित से अतिरिक्त तद्धित का अंतर्गत नहीं आता। चलो बाद में विषय हट जाएगा, अभी यहीं रहो। तो इस सूत्र से हमने आस्य में य के अ का लोप कर दिया कि नहीं? अब क्या रह गया देखिए, बताएं। अब ये रह गया, ये हल हो गया, इधर या ये प्रत्यय का या है। अब क्या करेंगे? सत्यपति सारे हल खोज लेंगे। अब निकालिए इसी में, छठे अध्याय में ही चौथे पाद में भस्य के ही प्रकरण में देखो, यस्य तीचा के आगे क्या है? यस्य तीचा के आगे सूत्र क्या है? हाँ, सूर्य, तिष्य, अगस्त्य और मत्स्य, 4 शब्द हैं इसमें। इन शब्दों की भवसंज्ञा के प्रकरण में है ये। इन शब्दों की जो उपधा है, और उपधा भी कौन सा वर्ण होना चाहिए? यकार। इन शब्दों के उपधा यकार का लोप हो जाता है। लोप तो आ ही रहा है पीछे से। यस्यतिजा ने क्या किया था? यस्यतिजा ने क्या किया था? तो लोप तो आ ही रहा है। तो सूर्य, तिष्य, अगस्त्य और मत्स्य, और इन सब में जो उपधा में यकार होगा उसका लोप करेगा ये तो अलग प्रकरण हो गया। अब अगला देखो, हलस तद्धितस्य। हलह तद्धितस्य हैं? हलस तद्धितस्य में नहीं, इसमें उपधा की कैसे लाएंगे? इसमें तो है ना, तद्धित प्रत्यय जो आ रहा है, तद्धित के यकार का लोप। हल से उत्तर हलह पंचमी, ठीक है, और तद्धित का यकार, ऊपर से यह को ले लो। हल से उत्तर तद्धित के यकार का। देखो, जब तक इस या में अ था, जब तक हमने यस्यतिजा नहीं लगाया था, तो ये तद्धित का यकार है कि नहीं, या नहीं है? जब तक ये या का अ नहीं हटाया था हमने, तब तक ये या हल से उत्तर नहीं था। अब इसका तो अ हट गया है, अब ये हल से उत्तर हो गया, तो लोप कर दो इसका। अब क्या रह गया? यहाँ रह गया आपका ये है। हाँ, यहाँ उल्टा हो गया है। बन वही गया जो पहले था हास्य, लेकिन थोड़ा पीछे से नाक पकड़नी पड़ी है, हाँ, घुमा करके, लेकिन अर्थ बदल गया बिल्कुल। पहले अर्थ क्या था हास्य का? मुख। अब क्या है? मुख में होने वाला। कितना बदल गया अर्थ। अब क्या है आपके मुख में? देखो, सबके अपने अपने, जो कुछ भी है वो हास्य है, मुख में होने वाला। अब यहां क्योंकि प्रसंग देखेंगे, सूत्र जिस बात को कहना चाह रहा है कि मुख में क्या चीज है, यहां बात चल रही है वर्णों के उच्चारण की बात चल रही है। पिछला सूत्र भी इसी प्रकरण से कुछ जुड़ा हुआ था, वचन आया था ना वहां पर। क्योंकि संज्ञा सूत्र भले ही हम पीछे से अनुवृत्ति न लें, लेकिन फिर भी एक संगति फिर भी लगती है सूत्रों की, कि पास पास में क्यों आ रहे हैं ये। जैसे इस सूत्र में पीछे से कोई अनुवृत्ति नहीं है, ठीक है, तो इसके पास में क्यों रखा है इसको, ये और कहीं क्यों डाल दिया? क्योंकि वहां भी देखो उच्चारण की बात चली थी पिछले सूत्र में, तो ये भी कुछ ना कुछ उच्चारण से जुड़ा हुआ है, तो पास में दे दिया उसके।
अब उच्चारण की बात हो रही है तो मुख में हम उच्चारण वाले स्थानों को देखेंगे। तो मुख में होने वाले क्या उच्चारण के स्थान, वो कितने हैं? कितने हैं मुख में स्थान जिनसे हम उच्चारण करते हैं? 5। और वो सारे कहाँ मिलेंगे आपको? वर्णोच्चारण शिक्षा में। तो कौन कौन से स्थान है? अंदर से बाहर को निकलते हुए आओ क्रम से। कंठ, फिर दूसरा गलत, पहले तालु आएगा। ऊपर के भाग में पहले तालु, आगे वाला मूर्धा होता है, फिर मूर्धा। अब थोड़ा और नीचे को आयो, जरा सा ऊपर ही, ऊपर रहो लेकिन ऊपर से थोड़ा नीचे के लिए, उसे कहते हैं दंत। दंत का तात्पर्य नीचे वाले दांत नहीं, ऊपर के दांत और जो मसूड़े होते हैं उनका जोड़, बीच का स्थान। त थ द कहां से बोलते हैं हम? जीभ कहां लग रही है? क्या नीचे के दांतों में लग रही है जीभ? इसे कहते हैं दंत। निकटता के कारण से हो गया है। दंत का अर्थ में दांत ही होगा, लेकिन वो दांत के निकट ही तो है, वो दांत की जड़ भी दांत ही है एक प्रकार से। और 5वां होता है अंत में, अब मुख के बाहर को आने लगे ओष्ठ, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो ये 5 स्थान है। अब आस्य का अर्थ क्या हुआ? मुख में होने वाले ये 5 स्थान। ये आस्य का अर्थ स्पष्ट हो गया। जब तक इसका अर्थ समझ नहीं आएगा, समास पकड़ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो आस्य का अर्थ हो गया मुख में होने वाले उच्चारण के 5 स्थान। अब इसमें प्रयत्न शब्द के साथ समास करना है हमें इसका आस्य का। और ये समास होगा सप्तमी तत्पुरुष करके। इनके आस्य में सप्तमी व्यक्ति लाएंगे, आस्ये प्रयत्न। आस्ये प्रयत्न। अब क्या अर्थ हुआ? मुख में होने वाले उच्चारण के स्थान में होने वाला प्रयत्न। मुख में जो स्थान है 5, उनमें होने वाला प्रयत्न। तो उनमें होने वाला प्रयत्न, प्रयत्न होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? आभ्यंतर और बाह्य। तो यहां कौन सा लेंगे? आभ्यंतर। और बाह्य किधर को होते हैं? बाह्य प्रयत्न कहाँ होता है? यहाँ से यहाँ नहीं, गले से थोड़ा सा नीचे, एकदम नीचे बताओ, पूरा एकदम पूरा नीचे नहीं, लेकिन मुख के अंदर, मुख से अंदर को निकलना है। वो बाह्य, मतलब मुख से तो बाह्य ही हो गया, हम कंठ से इधर को आ गए, ये बाह्य ही तो हो गया। तो यहाँ जो प्रयत्न होता है गले से थोड़ा सा नीचे को, ये सारा होता है बाह्य। क्योंकि अगर हम मुख से हम बाहर को अर्थ ले लें तो बोलने के बाद हम बाहर कौन सा प्रयत्न करेंगे? अब वो तो निकल गया शब्द है, धनुष से निकला तीर, मुख से निकला वचन। हाँ, ये वापस तो आते नहीं अब, तो अब कहाँ प्रयत्न करें? वो तो गया, निकल गया मुख से बाहर। तो ये है बाह्य। और बहुत से लोग यही समझते हैं कि मुख से बाहर कोई प्रयत्न हो रहा है। और तो इस सूत्र का विषय बाह्य प्रयत्न नहीं है। ये मुख के अंदर जो स्थान है वहां जो प्रयत्न हो रहे हैं, तो वो प्रयत्न कौन कौन से हैं? वो स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत, 5 हैं ये। तो आस्ये प्रयत्न है, आस्ये प्रयत्न सप्तमी से विग्रह करके, और समास कर लेंगे फिर आस्य प्रयत्न। इसे कहेंगे हम सप्तमी तत्पुरुष समास हुआ ये। आस्य प्रयत्न, आस्य प्रयत्न। अब तुल्य शब्द के साथ समास होगा आस्य प्रयत्न का। तो आस्य प्रयत्न का अर्थ स्पष्ट हो गया कि मुख के अंदर विद्यमान उच्चारण के स्थान और उनमें होने वाला प्रयत्न, दोनों बातें आ गई। इसमें और बोलेंगे और करके, दोनों का महत्व है, क्योंकि मुख में होने वाला स्थान उसका अलग महत्व है और उसमें होने वाला प्रयत्न उसका अलग महत्व है। अब क्योंकि इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास करके हमें ऐसा लगता है कि ये तो फिर उत्तर पदार्थ प्रधान होता है तत्पुरुष समास से, तो केवल प्रयत्न की ही प्रधानता रही, इसमें स्थान की प्रधानता नहीं रही, ऐसा नहीं।
सप्तमी तो इसलिए देनी पड़ी है पाणिनि को क्योंकि प्रयत्न दो जगह हो रहा है, मुख से बाहर भी हो रहा है, मुख के अंदर भी हो रहा है, इसलिए सप्तमी देनी समास करना पड़ा है उसमें। लेकिन महत्व दोनों का है, ये व्याख्या से निकलता है। फिर व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति। तीसरी अब अर्थ करेंगे मुख में होने वाला स्थान और प्रयत्न, उसमें होने वाला और प्रयत्न, दोनों चीजें। तो तुल्य शब्द के साथ समास करेंगे अब इसका कि तुल्य आस्य प्रयत्न यस्य। अब यस्य क्योंकि यहां तुल्य की बात आ रही है और तुल्यता समानता एक में कभी होती नहीं, दो में होती है। तो यस्य को और खोल दें हम, यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह। वर्ण न भी बोलो तो यस्य येन सह, तब तुल्य अर्थ निकलेगा, नहीं तो निकलेगा ही नहीं। अगर यस्य कह दिया कि जिसकी, तो जिसकी तो वो तो एक चीज होगी कोई, फिर और एक में समानता होती नहीं। तो तुल्य आस्य प्रयत्न यस्य येन सह, स या तत्, क्योंकि तत् बोलेंगे नपुंसकलिंग में आ रहा है सूत्र में, तत्तुल्यास्य प्रयत्नम, ये समास हुआ पूरा। पहले आस्य को खोला, आस्य भवम आस्यम, ये अलग से बना लिया शब्द, ये कोई समास नहीं है। तद्धित प्रत्यय करके आस्य को अलग बना लिया। अब उसके पश्चात आस्य का समास किया प्रयत्न के साथ, सप्तमी तत्पुरुष। फिर तुल्य शब्द का समास किया आस्य प्रयत्न के साथ। अब बनाइए पूरा शब्द तुल्यास्य प्रयत्नम, ये बहुरी समास हो गया। पहले सप्तमी तत्पुरुष और फिर बहुरी ही। अब अर्थ हो जाएगा इसका, क्योंकि समास में अर्थ खुल चुका है पूरा। तो अर्थ करते समय शब्दों को अलग अलग कर डालेंगे। अब सबको अलग अलग कर दो, बिल्कुल तुल्य को अलग कर दो। तुल्य है आस्ये प्रयत्न येषाम, है येषाम, जिन वर्णों का। अब जिन येषाम कहने से सारे आ गए, अब दो भी आ गए, दो से अधिक भी आ गए, सभी आ गए। येषाम ते वर्णाः, ते वर्णाः परस्परम सवर्ण संज्ञका भवन्ति, उन वर्णों की परस्पर, क्योंकि जब एक से अधिक लिए जा रहे हैं यहां पर, तो सवर्ण नाम तो फिर कम से कम दो तो होने ही चाहिए। जैसे पीछे संयोग संज्ञा की थी हमने, वो भी एक की नहीं होती है, कम से कम दो की होती है। इन्हें कहते हैं संयुक्त संज्ञाएं, जो दो कम से कम एक से अधिक अवश्य होनी चाहिए। और कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जहां संजी केवल एक होता है, यहां एक से अधिक होते हैं, संयोग में भी और इसमें सवर्ण संज्ञा में भी। तो सूत्र का अर्थ इस तरह से बन जाता है कि जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, उन वर्णों में कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका स्थान एक ही होता है, चाहे कंठ ले लिया, तालु ले लिया, मूर्धा ले लिया, और उनका प्रयत्न भी एक ही होता है। या तो केवल स्पृष्ट प्रयत्न है, या ईषद स्पृष्ट है, या ईषद विवृत है, या विवृत है, अथवा संवृत है। तो इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाती है। अब संवृत को यहां छोड़ देते हैं भले ही आभ्यंतर प्रयत्न 5, संवृत को क्यों छोड़ेंगे? संवृत केवल एक ही वर्ण का प्रयत्न है, केवल ह्रस्वकार का। लेकिन उस ह्रस्वकार का भी संवृत प्रयत्न व्याकरण की प्रक्रिया करते समय, सिद्धियां करते समय, उसको भी विवृत माना गया है। उच्चारण में भले ही हम संवृत उच्चारण करें उसका। इस बात को अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र बताता है कि अब तक आपने जिस आकार को विवृत बोला था, सिद्धियों में समझा था, अब उसको संवृत ही समझना प्रयोग करते समय, ये उसका अर्थ हो गया। तो इस तरह से 4 प्रयत्न यहां कार्य करेंगे, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत और विवृत। और ये जिनके समान होंगे, स्थान भी और प्रयत्न भी, दोनों बातें, उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। और सवर्ण संज्ञा होकर के क्या उसका परिणाम या फल आएगा, इसको फिर देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ
ओ